तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका विंग से उड़ान के इस ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज में। लास्ट टाइम हमने कवर किया था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और उसके साथ हमने पढ़ा था इंडियन रिवर सिस्टम। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है जानना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको क्लाइमेट की बात करूं तो दोस्तों क्लाइमेट का मतलब है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की स्टडी करना। जो एलिमेंट्स है क्लाइमेट की उनके स्टडी को ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हैं दोस्तों एलिमेंट्स हैं आपका टेम्परेचर। क्या है एलिमेंट्स? क्या है आपका टेम्परेचर। उसके बाद दोस्तों एलिमेंट्स क्या है आपके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है दोस्तों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कौन सा एलिमेंट आ जाता है आपका दोस्तों? रेनफॉल आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका आ जाएगा वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इन सब एलिमेंट्स की स्टडी को ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। अब हमें इनको क्यों स्टडी करना है? टेम्परेचर को क्यों स्टडी करना है दोस्तों? क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा आपको धरती में देखने को मिलेगी। अगर मैं धरती बनाऊं तो आपको पता चलेगा कि धरती का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर यहां पे टेम्परेचर देखोगे तो दोस्तों टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस भी जाता है इन दोनों रीजन में। यहां पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े आइस कैप्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, दोनों जगह। जो भी वाटर है वो आपको हमेशा फ्रोजन फॉर्म में मिलेगा। लेकिन क्या आपको अफ्रीका का अगर मैं कॉन्टिनेंट बनाता हूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट, तो अफ्रीका में अगर आप कीनिया देखेंगे तो कीनिया में आपको कोई ग्लेशियर नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई आपको फ्रोजन वाटर नहीं मिलेगा सरफेस पे। और वहां पे टेम्परेचर जो है वो भी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर आप आ जाते हैं, आप यूरोप चलते हैं, यूरोप बचा दोस्तों यहां पे, तो यूरोप अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप में थ्रू आउट ईयर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो लो ही रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर लो रहता है। और सर्दियों के टाइम पे तो एक्सट्रीम विंटर्स होती है, स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल, एवलांचेस कितने ज्यादा आते हैं। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन को पढ़ना ही क्या है? क्लाइमेट की स्टडी है। अब नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो दोस्तों, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं या आप इसको सिंपल बोल सकते हो एयर प्रेशर। याद रखिएगा, क्या बोल सकते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर और एयर? सेम है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, बचपन में हमने कितनी बार ये पढ़ा हुआ है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर आप देखोगे तो ये हमारी धरती है और ये क्या है? सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। सेंटर में क्या है? सेंटर क्या है? ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। क्यों है ग्रेविटेशनल पुल? क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। किससे बना हुआ है? आयरन एंड निकल। जो क्या करता है? जो भी धरती पे चीज है उसको अपनी तरफ खींचता है। अब ये जब एयर को, ये अगर एयर का एनवलप है, एयर को जब ये अपनी तरफ खींचती है, कौन? ग्रेविटेशनल पुल, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करती है धरती के सरफेस में। वो प्रेशर जो एयर ने एक्सर्ट करा उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। डेफिनेशन लिखेंगे आप, कॉपी खोले, पेन पकड़े। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर on Earth's surface due to gravitational pull of Earth is called as atmospheric
प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों आप याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। अब एक और चीज आप रट्टा मार लो इसको कि टेम्परेचर का हमेशा क्या है? इनवर्स रिलेशन है। किसके साथ? इनवर्स रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चा एयर प्रेशर क्या है? वो दबाव जो एयर धरती के सरफेस के ऊपर डालता है जब उसको धरती का सेंटर अपनी तरफ खींचता है। खींचने वाली चीज क्या है? ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर है? और बोलते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब भी टेम्परेचर हाई होगा, हाई का मतलब यहां पे आके मैं हिंदी में लिख रहा हूं गर्मी। जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो आप याद रखिएगा एयर प्रेशर जो है वो हमेशा क्या होगा? लो। जब भी गर्मी होगी तो एयर का दबाव धरती के सरफेस में हमेशा कम होगा, और जब भी टेम्परेचर लो होगा मतलब सर्दी होगी तो एयर का प्रेशर जो है दोस्तों वो क्या होगा? हमेशा हाई होगा। मतलब एयर का प्रेशर, एयर का दबाव धरती के सरफेस में हमेशा ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, आप सपोज करो ये धरती की सरफेस है, राइट? ये धरती की क्या है? सरफेस है, और ये मैं डिमार्केट करता हूं ये एयर पार्टिकल्स है, ये एयर पार्टिकल्स है। अब अगर धरती की सरफेस वार्म है, सरफेस वार्म होगी। क्यों वार्म होगी? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो जो ये एयर है धरती के सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। और जब भी बच्चा एयर वार्म होगी वो हमेशा राइज करेगी। राइज क्यों करेगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी उसकी कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके एयर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसके वजह से पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिससे उसकी डेंसिटी कम। जब डेंसिटी कम होगी तो दोस्तों एयर जब राइज करेगी, एयर जब राइज करना स्टार्ट करेगी तो देयर इज व्हाट? नो एयर ऑन अर्थ सरफेस। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। क्योंकि एयर कहां चलेगी? ऊपर, गर्म होने की वजह से। अगर आपको पता ना हो कि एयर ऊपर जाती जाती है, आप सर्दियों में जब भी पैन में पानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो आप सर्दी में आपको स्टीम दिखेगी कहां? ऊपर की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि हल्की होगी और राइज करना स्टार्ट होगी। इतनी हल्की होगी ग्रेविटेशन पुल उस पर अब लग नहीं सकता। तो जब भी टेम्परेचर कम होगा दोस्तों, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर हमेशा क्या होगा? कम होगा। मेरी बात आपको क्लियर है? उल्टा होगा। और जब भी टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर मतलब धरती के ऊपर दबाव हवा का क्या होगा? हमेशा, ये एरो का मतलब है दोस्तों हाई, हमेशा। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हम, सिंपल बात, सर्दियों में हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे बिल्कुल हो जाते हैं ना। क्यों? हम अपनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। गर्मियों में क्या हम ऐसे बैठते नहीं? गर्मियों में ऐसे। अभी मैंने टी शर्ट डाली है, कितनी वीडियोस हैं जो आप मेरी देखोगे गर्मियों के, जिसमें मैंने, सर्दियों के जिसमें मैंने क्या डाला है? वार्म क्लॉथ डाले हुए, ताकि मैं हीट का क्या करूं? हीट क्या करूं? प्रिजर्व करके रख पाऊं। आप समझ रहे हो? अब सर्दियों में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हीट, ऐसे एयर भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। बच्चे जब एयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पार्टिकल्स पास आएंगे, पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा और ग्रेविटेशन पुल लगेगा। तो सर्दियों के टाइम पे क्या होगा? एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक रीजन में अगर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मतलब दोस्तों एयर का दबाव क्या है जी? हाई है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि सर्दी है। सर्दी मतलब टेम्परेचर क्या है? कम है, ठंड है। और एक तरफ लो प्रेशर है। लो प्रेशर मतलब बच्चा
एयर का दबाव धरती के सरफेस पे क्या है, कम है। क्यों है? क्योंकि गर्मी है, मतलब क्या है, टेंपरेचर क्या है, हाई है। तो जब भी ये प्रेशर डिफरेंस आएगा, विंड ओरिजिनेट कैसे होती है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आती है। विंड होती ही नहीं दोस्तों अगर ये प्रेशर डिफरेंस ना आता। प्रेशर डिफरेंस क्यों आता है, समझ गए, टेंपरेचर की वजह से। जब टेंपरेचर लो है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। लो मतलब ठंड, और जब भी टेंपरेचर हाई है मतलब गर्मी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, उल्टा लो होगा। एंड विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं। अब दोस्तों अगर आप देखने को आओगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। व्हाट इज इक्वेटर दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप देखोगे लद्दाख में आप जाएं विंटर के टाइम पे, तो आप वहां पे अगर टेंपरेचर नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज लेस देन 45 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लद्दाख में। और इसी विंटर टाइम पे तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे तो यू विल सी दैट द टेंपरेचर ऑफ तमिलनाडु इज 25 डिग्री सेल्सियस इसी विंटर टाइम। मतलब एक तरफ 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है, लोगों ने तमिलनाडु में पंखे लगाए हुए, गर्मी है, और उसी विंटर टाइम पे लद्दाख में हैवी स्नोफॉल है, लो रोड्स सारी ब्लॉक्ड है, एवलांचेस आ रहे हैं, -45 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। इतना टेंपरेचर वेरिएशन क्यों? इसका मतलब है कि लद्दाख में सूरज की रोशनी कम पड़ रही है। किसके कंपैरेटिव? तमिलनाडु के कंपैरेटिव, जिसकी वजह से इतना टेंपरेचर वेरिएशन है। इस वक्त आपको तमिलनाडु में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मिलेगा दोस्तों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मिलेगा आपको? हाई मिलेगा। सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे क्या मिलेगा? सॉरी, तमिलनाडु में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मिलेगा? लो मिलेगा। चल विंटर ही रहा इंडिया में, लेकिन तमिलनाडु में आपको विंटर समर्स का पता ही नहीं चलेगा, पूरे साल आपको लगेगा समर ही चल रहा है। लेकिन वहीं पे आप लद्दाख में आएंगे विंटर के टाइम पे तो आपको पता चलेगा टेंपरेचर इज -45 डिग्री सेल्सियस। इतना टेंपरेचर वेरिएशन क्यों दोस्तों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज द शेप ऑफ आवर अर्थ। क्या? हमारी धरती की शेप। उस शेप की होने की वजह से हर एक जगह हमारी धरती पे अलग अलग एनर्जी रिसीव करती है सन की इन द फॉर्म ऑफ हीट। पढ़ते हो कैसे? देखिए दोस्तों, ऐसे तो आपने ग्लोब में भी देखा होगा कि ग्लोब बिल्कुल गोल दिखाया जाता है, राइट? तो पहले हम इसी को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ग्लोब को ही, कि अगर ग्लोब गोल है तो गोल को हम क्या बोलेंगे? सर्कल। सर्कल को एक और टर्म देता हूं, इसको बोलते हैं स्फीयर, राइट? तो हमने क्या किया, खुद से इस गोल धरती के सेंटर से एक लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पूरा सर्कल है। अगर धरती है तो पूरा सेंटर से वो लाइन बनाती है, उसका नाम रखा हमने इक्वेटर। इक्वेटर एक क्या आ गया? एक लैटिट्यूड आ गया। इक्वेटर इटसेल्फ इज ए लैटिट्यूड। बच्चा, व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड इमेजिनरी लाइंस ऑन आवर अर्थ सरफेस। नाउ व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर is an imaginary line which divides our earth into two equal मतलब बराबर halves हिस्से। दो बराबर हिस्सों में इक्वेटर हमारी धरती को बांटता है। अब स्फेयर का आधा दोस्तों क्या होता है? हेमिस्फेयर होता है। स्फेयर का आधा क्या होता है दोस्तों? हेमिस्फेयर। ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो आधा हिस्सा आप देख रहे हो, ये इक्वेटर के नॉर्थ में, तो इसको हमने क्या बोल दिया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोल दिया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये जो आधा हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हमने बोल दिया, जो इक्वेटर के कहां है? साउथ में, इसको हमने क्या बोल दिया? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया? समझ के? कोई टेंशन तो नहीं। अब जो आपका इंडिया है दोस्तों, इंडिया कहां मिलता है? इंडिया आपका मिलता है दोस्तों
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ऑस्ट्रेलिया आपका कहां मिलता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया आपका मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे आप एक चीज देखिए, ये मैंने पेनिनसुला ड्रॉ किया है और ये केरला पार्ट है, ये तमिलनाडु पार्ट है, दे आर क्लोज टू इक्वेटर, राइट? इसमें समझेंगे। और लद्दाख हमारा ऑलमोस्ट ये, दिस इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर। ये क्यों बोल रहा हूं, समझते हैं बच्चा। इक्वेटर तो मैंने आपको एक बात बता दी कि इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो हमारी धरती को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में कट करता है। और दूसरा क्या है, बोलते इक्वेटर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है बाकी सब एरिया के कंपैरिजन हमारे अर्थ में। एक तो इक्वेटर आ गया, व्हाट, सेंटर लाइन व्हिच डिवाइड्स अवर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक इक्वेटर का रेलेवेंस क्या आ गया कि इक्वेटर सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है किससे सोलर। कैसे, ये क्यों? इट इज बिकॉज द शेप ऑफ आवर अर्थ, शेप ऑफ आवर अर्थ। देखिएगा, कोशिश करते हैं हम अच्छे से पढ़ने के लिए। बोलते हैं दोस्तों, द एक्चुअल शेप आवर अर्थ इज ऑब्लेट, स्फीरॉइड और जियोइड। इसका मतलब आ गया इसका मतलब क्या कि दैट आवर अर्थ इज bulge at equator and flattened at poles bulge at equator and flattened at poles मतलब our earth is bulge at equator and flattened at poles। अगर धरती की शेप ऐसी ना होती तो लद्दाख और तमिलनाडु के टेम्परेचर डिफरेंस में फर्क ही नहीं होता। ये इसी वजह से हुआ दैट आवर अर्थ इज बल्ज एट इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट पोल्स, जिसकी वजह से क्या है इतना टेम्परेचर वेरिएशन। कैसे होता, कैसे बोलते, अगर दोस्तों हमारा धरती बिल्कुल अगर फ्लैट होती ना, जो सन है उसकी जो सोलर एनर्जी है धरती पे पूरे सरफेस पे बिल्कुल बराबर पड़ती, फिर तो टेम्परेचर डिफरेंस आना ही नहीं था। बट एज वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज नॉट फ्लैटेंड, इट इज नॉट फ्लैट, इट इज बल्ज एट इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट पोल्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि नाउ दिस इक्वेटर पार्ट इज क्लोज टू सन, इक्वेटर पार्ट इज क्लोज टू सन मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया इन कंपैरिजन टू व्हाट, पोल्स। डिस्टेंस देखो पोल्स के बीच में, इसके बीच में कितना बढ़ गया। इस डिस्टेंस कम होने की वजह से ये इक्वेटर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री में है, जिसकी वजह से इक्वेटर क्या कर रहा है, वर्टिकल रेज ऑफ सन रिसीव कर रहा है। वर्टिकल रेज ऑफ सन का मतलब हो गया मोर पावरफुल, ठीक है, मोर हीट या मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू व्हाट, स्लांटिंग रेज और ऑब्लिक रेज जो आपकी ये है जो पोल्स में पड़ती है, स्लांटिंग रेज। इसमें क्या है दोस्तों, डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस होने की वजह से क्या रहा है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है ट्रैवल करते हुए यहां से सोलर एनर्जी को। वो ट्रैवलिंग पीरियड में सोलर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो रही है, एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है और एनर्जी कम होती जा रही है। तभी पोल्स में क्या है, सोलर एनर्जी कम पड़ती है इंपैक्ट। तो तभी तो पोल्स में आपको क्या मिलेंगे, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स। इक्वेटर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर क्या है दोस्तों, इसका डिस्टेंस क्या है जी, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू सन इन कंपैरिजन टू पोल्स। अब अगर एक और चीज इसमें बताऊं तो आप सपोज करो सर्दियों में हम सब फैमिली बैठते हैं जम्मू में या कश्मीर में,
हीट सोर्स के पास ये हीट सोर्स है, अब हम सपोज करते हैं, ठीक है, ये हीट सोर्स है, हमने आग लगाई हुई है। आग लगाने के लिए हम इसको थोड़ा लाल कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि असल में आग लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आग लगी। अब एक जन ये बैठा है, एक बंदा नंबर 1 ये बैठा है, बंदा नंबर 2 ये बैठा है, बंदा नंबर 3 ये बैठा है, बंदा नंबर 4 ये बैठा है। दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। बच्चा कौन सबसे जल्दी क्या कहते हैं किसकी बॉडी इन चारों में से वार्म होगी? इसकी वार्म होगी कि नंबर 4 की वार्म होगी? किसकी वार्म होगी? इसकी वार्म, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द हीट सोर्स। डिस्टेंस कम है, हीट जल्दी पहुंच रही है, हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है एटमॉस्फेयर, हीट क्या नहीं स्कैटर नहीं हो पा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, जिससे ये जल्दी वार्म अप हो जाएगी। बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हीट क्या होती जाएगी? एब्जॉर्ब होती जाएगी, रिफ्लेक्ट होती जाएगी, स्कैटर होती जाएगी। तो सबसे टाइम किसको लगेगा अपनी बॉडी वार्म करने के लिए? इसको। बच्चा व्हाट इज दिस? दिस इज पोल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेटर। दिस मैन इज इक्वेटर, दिस मैन इज पोल। क्लियर है? मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो आपको टेंपरेचर में वेरिएशन मिलेगा, टेंपरेचर उतना कम होता जाएगा, और कम होते होते इतना कम होते जाएगा कि दोस्तों आपको पोल्स में आप देखिए आपको थ्रू आउट ईयर आइस मिलेगी वहां पे, थ्रू आउट ईयर। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी का इंपैक्ट ही कम है। अब हमने पता लगाना था कि ये इक्वेटर जो वर्टिकल रेज हैं ये कहां तक पड़ती हैं, कहां तक कन्फाइंड है, धरती के किस तक लिमिट है। तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ, हमने इक्वेटर का लैटिट्यूड है, इक्वेटर के नॉर्थ में 90 लाइंस पैरेलल और ड्रॉ करी, ये भी इनको भी लैटिट्यूड्स बोला, और इक्वेटर के साउथ में 90 लाइंस पैरेलल ड्रॉ करी, इसको भी क्या बोला? लैटिट्यूड्स बोला। इसको भी क्या बोला दोस्तों? लैटिट्यूड्स बोला। और टोटल कितने लैटिट्यूड हो गए? इक्वेटर के नॉर्थ में लैटिट्यूड है 90, इक्वेटर के साउथ में लैटिट्यूड है 90, और इक्वेटर खुद एक लैटिट्यूड आ गया, तो टोटल लैटिट्यूड कितने हो गए? टोटल लैटिट्यूड हो गए 181 लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स बच्चा ऐसे ही क्या कहते हैं हवा में ड्रॉ नहीं कर दिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन ऐसे हवा में ड्रॉ नहीं कर दिए, ये पूरा एक एंगुलर डिस्टेंस बनाते हैं, ये पूरे एंगल के साथ, पूरे टेक्निक के साथ इनको ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, याद रखिएगा। और आप बात याद रखिएगा, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब है कि हमने इनको एक एंगल के साथ क्या किया? ड्रॉ किया है, और इनका एंगल मेयर करने के लिए हमें कोई ना कोई लाइन रेफरेंस लेनी थी, लैटिट्यूड। वो लैटिट्यूड रेफरेंस कौन सा लिया हमने? इक्वेटर, जिसको नाम दे दिया 0 डिग्री। अब ये जो लाइन है, जो इक्वेटर के एक लाइन ऊपर है, इसको हमने बोल दिया 1 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के एक लाइन ऊपर है। अब आप इसको इक्वेटर को इस 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को इक्वेटर के सेंटर से अगर मेयर करोगे तो पूरा 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब इसको 1 डिग्री नॉर्थ बोला है। नॉर्थ क्यों बोला? बिकॉज इट इज टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाले को दे दिया 2 डिग्री नॉर्थ, करते करते 3 डिग्री, 10 डिग्री, 14, 20, 90 पहुंचेगी यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ। अब 90 डिग्री नॉर्थ अगर मैंने बोला तो आप देखोगे, आपको पता है इक्वेटर के सेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाएगा अगर आप इक्वेटर रेफरेंस लेते हो तो। अब जो इक्वेटर के नीचे साउथ में जो लाइन है उसको बोला 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। समझ रहे ना? 3 डिग्री साउथ मतलब इक्वेटर के 3 लाइनें नीचे। अब पता करना था कि भाई जो वर्टिकल रेज हैं सन की कहां तक कन्फाइंड है, तो हमने कुछ लैटिट्यूड्स को नाम दिया, जिसमें से एक लैटिट्यूड का नाम है दोस्तों जो आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, इसको बोला हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला हमने इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक और लैटिट्यूड जो इक्वेटर के साउथ में हमने लिया, उसका नाम था 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोला? क्यों नाम दिया बच्चा? ट्रॉपिक मतलब गर्म, ट्रॉपिक मतलब गर्म। 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब है इक्वेटर के 23.5 लाइनें ऊपर, और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो बिल्कुल क्या कर रहा है? 23.5 डिग्री एंगल बना रहा है इक्वेटर के सेंटर से। मेरी बात आपको समझ आ गई? नाउ
ये जो लैटिट्यूड्स है 23.5 डिग्री साउथ जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला और 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला, इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं वो रिसीव करते हैं वर्टिकल रेज ऑफ सन। क्या रिसीव करते हैं? वर्टिकल रेज ऑफ सन। हमें पता लगाना था कि ट्रॉपिक ऑफ की सन की वर्टिकल रेज कहां तक कंफाइंड है, तो हमें पता चला सन की वर्टिकल रेज इज कंफाइंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ। और इन दोनों के बीच के रीजन को हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया टॉरिड जोन। क्या बोल दिया? टॉरिड जोन और हीट सरप्लस रीजन। क्या बोल दिया? टॉरिड जोन और हीट सरप्लस रीजन। बना लेते हैं एक बार डायग्राम। अब पहले ये देख लो, फिर एक और डायग्राम बनाऊंगा, वो भी देख लेना आप, ठीक है? टॉरिड जोन और हीट सरप्लस रीजन। ठीक है दोस्तों, अब बना लेते हैं हम। तो हमें पता चला वर्टिकल रेज ऑफ सन इज कन्फाइंड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोल दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसको बोल दिया हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये रीजन को हमने क्या बोल दिया? हीट सरप्लस रीजन। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा हीट पड़ते इस रीजन, और इसी रीजन को हमने क्या बोल दिया? टॉरिड जोन भी बोलते हैं। क्या बोल दिया दोस्तों? टॉरिड जोन। अब इस लैटिट्यूड के बियॉन्ड हीट डेफिसिट रीजन है। क्या है दोस्तों? हीट डेफिसिट। मतलब इसके आगे क्या पड़ती हैं? स्लांटिंग रेज ऑफ सन। क्या पड़ती है? स्लांटिंग रेज, ऑब्लिक रेज, ना कि वर्टिकल रेज। बच्चा व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स India into two equal halves like equator, है ना, which cuts earth into two equal halves. Tropic of Cancer cuts India into two equal halves. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि दोस्तों हमारा कनेक्ट होगा, आगे हमने कनेक्ट करना है इसके साथ, समझ रहे हो? आगे कनेक्ट हो। ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न कट्स ऑस्ट्रेलिया इंटू टू इक्वल हाफ्स। क्लियर है दोस्तों? समझ के? अब अगर हम देखेंगे, हम इंडिया बनाते हैं, हम इंडिया का ये रखते हैं, गुजरात वाला रीजन रखते हैं, ठीक है? ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री, है ना? इक्वेटर क्या है? सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज केरला, दिस इज तमिलनाडु। अच्छा J&K क्या है यहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जा रहा है। तमिलनाडु इज नियर टू इक्वेटर और J&K इज नियर टू इक्वेटर और लद्दाख इज नियर टू इक्वेटर। तमिलनाडु इज क्लोज टू इक्वेटर, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर्स इज 25 डिग्री सेल्सियस। वो विंटर जो लद्दाख में टेम्परेचर कर चुकी होती है -45 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज वाई? ये टेम्परेचर वेरिएशन क्यों पता चला आपको? बिकॉज लद्दाख इज फार अवे फ्रॉम इक्वेटर। वही आग सेकने वाला जो फैमिली आग सेकती है, लद्दाख कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। और तमिलनाडु कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे है। दोनों हिस्सा इंडिया के ही है, दोनों प्लैनेट अर्थ में ही है, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन क्यों? समझ आ गया? बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अवर अर्थ, है ना दोस्तों? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? क्लियर हो गया कि तमिलनाडु क्यों रिसीव करता है और लद्दाख में इतना टेम्परेचर वेरिएशन क्यों है? इसमें कोई शक तो नहीं है? इक्वेटर का क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आगे उसके बाद दोस्तों हम आज आप इसको यहीं तक रखो क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको पहले आप बहुत अच्छे से क्लियर करो, ठीक है? इसको क्लियर करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करके फिर हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया से, क्योंकि उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपको इतना टफ नहीं लगेगा, उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।